नमस्कार। अपने बच्चों में संपूर्ण सृष्टि के प्रति आदर भाव जगाने वाले रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। और साथ ही जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, व्यूअर्स हैं जो लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपने सुझाव देते हैं, अपने उस पर सम्मान प्रदर्शित करते हैं तथा अपनी समस्याएं समाधान हेतु प्रस्तुत करते हैं। उन सभी का मैं पूरी सोसाइटी की ओर से आभार प्रदर्शन करती हूँ। अनुपमा राय जी, आपने कमेंट में लिखा था कि मेरा बच्चा, क्योंकि आपने जो इंग्लिश में लिखा, मैं एक साधारण भाषा में उसको सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि आपके वर्ड्स पूरे नहीं बोल रही, बस भाव बोल रही हूँ। कि आपने लिखा कि मेरा बच्चा रट्टू तोता है, उसकी समझ की स्किल को मैं कैसे डेवलप करूं। तो ये केवल आपकी समस्या नहीं, ये हर किसी अधिकांश माता-पिता की ये समस्या है। उसका कारण क्या है कि बच्चों के सामने इतना सारा सिलेबस होता है और बच्चों को हम वातावरण वो देते नहीं हैं, जिससे कि उनके अंदर समझ विकसित हो। कुछ वे चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बचपन से ही उसको रटा दी जाती हैं, जैसे कि गिनती हैं, पहाड़े हैं और आगे चलकर साइंस के फ़ॉर्मूले हैं, मैथ्स के फ़ॉर्मूले हैं, जिनको कि रटना पड़ता है। पर उनके साथ-साथ अगर उनकी समझ की विकसित हो जाए, तो बच्चा सहज भाव से उसको सीख लेता है। आपकी समस्या निराधार नहीं है, ये वास्तव में समस्या है। एक हम लोगों के यहाँ आइडियाज़ सिलेक्शन टीम में एक एक्सपीरियंस लर्निंग एक भाग है, उसका आइडियाज़ का ही, जिसके अंतर्गत हम उन आइडियाज़ को रखते हैं, जिसमें कि बच्चों को अनुभवों के आधार पर सिखाया जाता है। जैसे कि बाहर ले जा कर के, तो वही चीज़ मैं आपसे चाहती हूँ कि अनुभवों के आधार पर पर्यावरण के को दिखा करके, या जैसे मान लीजिए आप किचन में काम कर रही हैं, आप अपने साथ अपने बच्चे को रखिए और उससे पूछिए ऐसा क्यों हुआ। जैसे मान लीजिए रोटी क्यों फूली, तो अब बच्चा सोचेगा और उसके ऊपर छोड़ दीजिए। जब वो थोड़े बहुत कोई ना कोई तो बात बताएगा, फिर आप उसको ठीक करिए, जैसे कि रोटी इसलिए फूली क्योंकि अंदर भाप है। भाप इस तरह से उस रोटी को ऊपर नीचे कर रही है, जिसके कारण वो भाप अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हुए रोटी को फुला रही है। तो ये आपने बता दिया, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगाइए, किसी भी काम की उसको छोड़िए खुला होकर, कि जो है बताओ ऐसा क्या होगा, बताओ ये क्या बात है, इसको जानने की इच्छा उसके अंदर पैदा करिए। उसको इसके साथ साथ क्वेश्चन उससे पूछते रहिए। क्वेश्चन जब हम बच्चों को प्रश्न पूछते हैं, बच्चों से बार बार प्रश्नों के विषय में सोचते हैं, जैसे पहेलियाँ पूछी या कुछ है, तो उसकी समझ विकसित होती है। जब उनकी समझ विकसित होती है, तो समझ के साथ-साथ जो उनको उनकी बुद्धि परिपक्व होती है, तो उनमें रटने की क्षमता कम होती है, और रटते जब बच्चा रटे भी और साथ-साथ समझ भी आ जाए, तो वो कभी भी उसके मन मस्तिष्क में वो बातें स्थायी हो जाती हैं। तो आप उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगाइए, उनके अंदर प्रश्नों प्रश्न की इच्छा रखिए, प्रश्न उनसे करिए, उसका सॉल्यूशन ढूँढें। तो ये सारी बात अगर आप देखेंगे, तो आप सीखें। एक और तरीका है, एक है स्टोरी टेलिंग का, जिसको कि मैं पेरेंटिंग के एंड में लूँगी, नैरेटिंग स्टोरीज़ में। तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। जब हम अधूरी कहानी छोड़ देते हैं, पूरी कहानी उसके को पूरी करने की, किसी अधूरी कहानी को पूरी करने के लिए कहते हैं, तो उसकी समझ विकसित होती है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। जब कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर समझ पैदा हो जाती है, और वो रटने की क्षमता छोड़ करके, रटने की स्थिति छोड़ करके, वो समझने की योग्यता उसमें विकसित हो जाती है। जब बच्चा रटता कब है, जब उसके सामने इतना सारा सिलेबस पड़ा होता है और
प्रेशर अलग से होता है कि ये भी याद करना है, ये भी याद करता है, तो उसकी समझ, क्योंकि उसने वो चीजें तो देखी नहीं है, तो उसमें समझ कैसे विकसित होगी? वो वैसा का वैसा डालता चला जाता है। जैसे कभी कभी खाना खाते हैं तो खाना जो है चबाते नहीं, बच्चे ने फटाफट डाल लिया, तो वो नुकसानदेह होता है, क्योंकि समझ नहीं है, तो उसके उस वो चीजें उपयोगी नहीं हुआ करती। अब हम आते हैं अपने, जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया कि हमारा जो है विषय पेरेंट्स का प्रभुत्व, कि पेरेंट्स कैसे प्रभुत्व को अपने प्रभुत्व को स्थापित कर सकते हैं। तो हमने आप लोगों को एक कहा था कि आपके पेरेंट्स शब्द में ही आपकी पेरेंटिंग छुपी हुई है, और उसी तरह से हम उसको लेकर के धीरे धीरे चल रहे हैं। सबसे शुरू में हमने आपको बताया कि जो उनके लेटर्स हैं वो उसी में पेरेंटिंग सारगर्भित है। पहला हमने दिया पी, पी पी फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लैमर, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, इसको हमने आपको बताया। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है। रियल लाइफ आपको समझ विकसित नहीं करती, आपके अंदर सोचने की क्षमता पैदा नहीं करती, पर क्योंकि रियल लाइफ से उसको जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। वो एक दूसरी तरह की कल्पना में और एक रूहानी कल्पना में बच्चा देखता है, वो वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है। तो हमें रियल लाइफ और रियल लाइफ से बच्चे को पृथक करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ साथ हमें जो ई ग्लैमर बहुत हो गया है, सारे दिन बच्चे मोबाइल लेते रहते हैं, बच्चे उसके साथ है। अभी किसी दिन मैंने कोई वीडियो देखा था, उसमें क्या था कि बच्चा इतना परेशान है, तन और मन से बहुत परेशान है, कोई सहज क्रिया कर नहीं पा रहा है। बाद में जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो पता चला इस पर सिर्फ मोबाइल का प्रभाव है, ई ग्लैमर का प्रभाव है। छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 2.5 साल का, 2-2.5 साल का बच्चा है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे की स्थिति इस प्रकार से बन जाए? तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, बच्चों के बचपन को माँ बाप भविष्य के लिए तराशते हैं। हमेशा आप बचपन से ही बच्चे का भविष्य बनाने की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं, तो उस तराशने में कहीं कमी न रह जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि उदास फिरता है, उदास फिरता है अब मोहल्ले की बारिश का पानी, किश्तियां बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे। क्या है कि मोबाइल से जो बच्चों को, जब बच्चा वातावरण से सीखता है सारी चीजें, बच्चे उससे समझ पैदा होती है। वो जो बारिश में अपनी नाव बना बना कर बहाते थे, वो सारा दिन अब मोबाइल से में लगे रहते हैं, उससे प्रेम करने लगे हैं, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, शासन बिना अनुशासन के असंभव है। अगर हम बच्चे पर शासन करना चाहते हैं, अपने परिवार को सुव्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो स्वयं में हमें अनुशासित रहना पड़ेगा। कोई, जब तक हम स्वयं पर राज्य नहीं करते, तो हम किसी को शासित भी नहीं बना सकते। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें प्रोटेक्शन करना है ग्लैमर से, नेगेटिव थॉट्स से। और उसके बाद दूसरे दिन हमने क्या बताया? एसोसिएशन, ए से। अब बच्चे, एसोसिएशन का मतलब क्या है? साहचर्य, साथ, संग। हमारे बच्चे किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, हम अपने परिवार में बच्चों को किस प्रकार का साहचर्य दे रहे हैं, किस प्रकार से उनके साथ बैठ रहे हैं, ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं। तो देखिए, रिश्ते जब मजबूत होते हैं, बिन कहे महसूस होते हैं। जो रिश्ते हैं, जब हम आपस में एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं, तो तभी हमें मजबूती आती है। और उसको कहने की आवश्यकता नहीं करती कि हम परिवार के सदस्य बहुत मजबूत हैं, हम ऐसे हैं, हम तो सबसे टक्कर ले सकते हैं, ये सब है। बल्कि क्या होता है कि जब ये रिश्ते, जब मजबूती अपने आप में सुदृढ़ होते हैं हमारे रिश्ते, तो वो बिना कहे ही
महसूस होते हैं। हर किसी को पता चल जाता है इनके घर में बहुत प्यार है, ये परिवार बहुत अच्छा है। और हम आपस में कहते हैं वो उस खानदान का बच्चा है, अरे उसमें तो ऐसा होता था, उसमें ऐसा होता था। वो चीज कहाँ से आई? वो आई आपके एसोसिएशन से, आपके दिए हुए बच्चों के अंदर संस्कारों से। उसी संस्कार से आप दूसरों के माध्यम से आपका पूरा खानदान पहचाना जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को अ, प्रेम प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्रेस टू लव देम, लव टू देम, कि आप बच्चों को खूब प्यार करिए, आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से कम्युनिकेशन बनाए रखिए बच्चों के साथ, तो आपके बच्चे अपने आप ही आपके साहचर्य से बहुत ही अच्छी तरह से एक व्यवस्था बना लेंगे। और आप इतने निश अगर आपने बचपन में उनको अच्छी तरह से साथ दिया, तो आप बच्चे को के भविष्य को बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित या सुदृढ़ बना रहे हैं। और एक आता है कि अगर हम बच्चे को केवल पूरे दिन में केवल 9 मिनट दे दें, तो केवल 9 मिनट दे दें। कैसे? जैसे बच्चा सुबह उठता है तो माँ या बाप दोनों उसके साथ, दोनों में से कोई भी उसके साथ लेटे, उसको प्यार से जादू की झप्पी दे, उसको प्यार से उसके बालों पर सहलाए, अच्छी प्रकार से उसे अच्छी प्रकार से उसे बालों में सहलाए, उसे प्रकृति का वर्णन करे कि देखो बेटा सुबह हो गई, सूरज की किरणें देखो कितनी खूबसूरत होती हैं, फूल खिलने लगे हैं। एक बचपन में एक कविता आप पढ़ते थे, सुनी होगी, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। तो उसी कविता को अगर ध्यान से देखेंगे, उससे सारी की सारी प्रकृति का चित्रण उसके माध्यम से कर दिया। बच्चे की आंखें खुली, उसने माँ का और बाप का अपनी रीढ़ की हड्डी पर स्पर्श का अनुभव किया, उसके अंदर संवेदनाएं जागृत हुई, उसके अंदर सहानुभूति पैदा हुई, अपने घर के प्रति ऐसा महसूस हुआ कि मेरी केयर बहुत अच्छी हो रही है। तो आपने उसको केयरिंग दे दी, केयरिंग दे दी। और उसके बाद वो बच्चा खुश होकर के, तैयार होकर के अपने विद्यालय जाने की तैयारी करने लगा, अपने नित्य कर्मों को करके। अगर बीच में फिर 3 मिनट आप दीजिए, या तो भोजन के समय, या तो लंच के समय में, या डिनर के समय में, जो भी आपकी सुविधा हो, आप उसके साथ साथ बैठिए। जब उसके साथ साथ आप बैठते हैं तो आप बच्चों से बातें करते हैं। उस समय, भोजन के समय, आपकी शेयरिंग होती है। भोजन देने के साथ साथ आपकी बातों की, कुछ आपने कहा, कुछ उसने कहा, और आपकी बातों की शेयरिंग हुई। तो केयरिंग हो गई, शेयरिंग हो गई, 3 मिनट ये दीजिए। उसके बाद आप, बच्चा जब आपका सोने जाए, तो उसके साथ आप फिर वार्तालाप करिए कि जिससे कि वो मीठी नींद सो पाए, चाहे वो कहानियों के माध्यम से हो, चाहे अच्छे अच्छे महापुरुषों की जीवनियों के माध्यम से हो, या उसके अंदर अपनी घटनाओं को सुनाते हुए हो, तो उसके अंदर डेयरिंग आ जाती है। आपने इतना समय, केवल 9 मिनट अगर आपने उसको दिए हैं, तो उसके जीवन के 23 आपने उसके जीवन को का पूरे दिन का 23 मिनट, अरे 51 सेकंड में उसने आपने उसको पावरफुल बना दिया, जीनियस बना दिया, और साथ साथ उसको किसी भी विचारों के लिए, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आपने प्रेरित कर दिया। और देखिए धीरे धीरे तो ये हुआ साहचर्य का प्रभाव। एक चीज और साहचर्य में, एसोसिएशन में, मैं आपको कहती हूँ कि आपको हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये वाली बात मैंने पहले भी बताई कि आपका बच्चा किन बातों पर हंसता है, उसके हास्य का रूप देखिए, या आप अपने परिवार में भी हास्य का रूप देखिए। कई परिवारों में किसी की हंसी उड़ाते हुए, उपहास करते हुए हास्य होता है, और किसी परिवार में किसी की मधुर मुस्कान को से प्रसन्नता दिखाई देती है। किसी के यहाँ किसी के कार्य प्रणाली पर देखकर हास्य होता है। कई लोग बहुत ही फूहड़, अश्लील बातों पर हास्य करते हैं। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कि कहीं आप तो ऐसे नहीं हैं, कहीं आपका बच्चा तो उस तरह का व्यवहार नहीं कर रहा है। तो कहीं आप उसके साथ क्या एसोसिएट हो रहा है, किस तरह के व्यक्ति उसके साथ है, क्योंकि इट्स ए
डेप्थ, ये ऑफ करेक्टर, ये जो करेक्टर की गहराई है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा किस चरित्र को जी रहा है। तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि हम बच्चे को सही ढंग से साहचर्य किस प्रकार दें, साथ दें, एसोसिएट करें। तो और आपका अपना ढंग ही उसको भली भांति एसोसिएट कर पाएगा। अब आइए आज के हम टॉपिक पर आते हैं। ये था PAR, आर फॉर रिगार्ड, रेस्पेक्ट या रीड और रीडिंग। आज हम इन दोनों बातों पर बात करेंगे। एक बार मैं सोचती हूँ कि कई बार हम अपनी बातें बच्चों को बोलकर नहीं बल्कि व्यवहार से सिखाते हैं कि हमारा व्यवहार क्या है। बच्चा उसका अनुकरण करके ही अपने चरित्र में उसको समावेशित कर लेता है। एक बहुत पहले की बात है कि जब मैं शायद छोटी थी, कभी कहानी पढ़ी थी या किसी ने अपना किस्सा सुनाया था क्या, कि एक बच्चे के दादाजी की डेथ हो जाती है। जब दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो उनके देहावसान के पश्चात उनकी जितनी भी वस्तुएं थी वो सब बाहर डाली जा रही थी। तो उसमें उनके जो एक टूटे फूटे से बर्तन थे जिसमें कि उनको खाना दिया जाता था, उसको निकाल करके भी उस बच्चे का पिता बाहर रख रहा था। एकदम बच्चे ने कहा, पिताजी पिताजी, आप इसे नहीं दीजिए। उन्होंने कहा, क्यों? इसमें तो तेरे दादाजी खाना खाते थे। क्योंकि दादी का उसके बहुत पहले देहावसान हो गया था। तो इसमें तो तेरे दादाजी खाना खाते थे। तो उसने कहा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इन बर्तनों को रखिए। तो बच्चे सब लोग, जितने लोग खड़े थे, तो वो जो है प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखने लगे कि ये बच्चा कह क्या रहा है। तो उसने कहा, पिताजी, मुझे भी तो आपको इसी में खिलाना है, क्योंकि आप दादाजी को ऐसे बर्तनों में खिलाते थे। तो आप क्या कहते हैं, आपके को भी तो ऐसे ही बर्तनों में खिलाना होगा। अब सारा का सारे जो लोग खड़े हुए थे, बहुत ही एक हीन दृष्टि से उस परिवार की तरफ देखने लगे। जरा सी देर में उनके उस आचरण के माध्यम से ही पूरे के पूरे परिवार का अनादर हो गया। अब उन माता पिता ने बच्चों के अंदर आदर की भावना कहाँ से डाली? अरे, अपन जैसा हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, बच्चे अनायास ही, सहज रूप से ही उस व्यवहार को सीख लेते हैं। जिन घरों में जिनकी माताएं अपनी सास की यानी उनकी दादी की, बुआ की बुराइयां करती हैं, तो बच्चा भी सोचता है कि वो ऐसी ही हैं। ऐसे पिता अगर माता के परिवार की बुराइयां करते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है नानी नाना के विषय में। और उनके उसके प्रति एक धारणा, एक अ, सहज होकर के ही, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अनायास ही वो धारणाएं बनती चली जाती हैं और वो उसके भविष्य को उसी तरह से बनाने में सफल हो जाती हैं। अब कई जगह क्या होता है कि माता-पिता का बहुत अच्छी तरह से आदर किया जाता है। उनको सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, उनके कपड़ों का, उनकी ज़रूरतों का, उनकी सारी चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है। बच्चा भी सोचता है, जो मेरे दादा-दादी हैं, इनका जब आदर इतना हो रहा है, तो मैं अपने माता-पिता का भी तो वैसे ही करूँगा। और उसी से आपने परिवार के अंदर ही बच्चे के अंदर आदर की भावना भर दी। देखिए, ब पेड़ पेड़ जब बूढ़ा होता है तो वो फल तो नहीं दे पाता, परंतु अपनी छांव अवश्य देता है। उसी प्रकार बूढ़े माता पिता जो बूढ़े माता पिता जो है अपना धन तो उनको नहीं दे पाते, धन और शक्ति नहीं दे पाते, परंतु आपके बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार दे जाते हैं। तो वो जो फल रूपी संस्कार उन बच्चों को मिले, संस्कार रूपी जो फल मिले, उससे बच्चा बहुत ही पुष्पित पल्लवित होता है। तो एक आदर की भावना जब बच्चे के अंदर आ जाती है, तो आप देखेंगे आपका जीवन कितना सुखमय हो जाता है। जिस तरह से आपको बचपन में अपने माता-पिता की आवश्यकता होती थी, उससे भी कहीं अधिक माता-पिता को अपने बूढ़े होने पर, अपने वृद्ध होने पर आपकी आवश्यकता होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आप बहुत सहज ढंग से अपने बच्चों के अंदर प्रारंभ से ही इस तरह की बातों को डाल सकते हैं और आपने अनायासी परिवार का वातावरण देकर उनके अंदर आदर, सम्मान, सत्कार की भावना डाल दी। अब
ये जो है बहुत से लोग कहते हैं, एक सेंटेंस आता है कि वी शुड नॉट डिमांड रेस्पेक्ट, कि हमें रिस्पेक्ट की डिमांड नहीं करनी चाहिए, बल्कि वी शुड कमांड रेस्पेक्ट। यानी कहते हैं ना, मैंने कहीं सुना भी था कि इज्जत जो है छीनी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। तो क्या है, आपने क्या किया कि अपने माता पिता का अगर अनादर किया तो आपके परिवार की बेइज्जती हो गई, और अगर आपने अपने माता पिता का सत्कार किया तो आपके परिवार की इज्जत हो गई। आपने इसको कमांड किया, उस रेस्पेक्ट को कमांड किया। अब परिवार में होता क्या है, मैं पहले आपके सामने एक ऐसे परिवार की बात रखती हूँ जहां पर माता हमेशा पिता का अनादर करती रहती है, सिर्फ बच्चे के अंदर वो फीलिंग डालने के लिए कि ये जो कि मैं तेरी बहुत केयर केयर करती हूँ, मैं तेरी बहुत देखभाल करती हूँ, अगर मैं नहीं होती तो तेरा कोई पोषण भली भांति नहीं हो सकता था। तो और बार बार उसको सुना रही है, देखो तेरा पिता है कैसा है, देखने में भी कुछ खास नहीं है, कपड़े ऐसे फैला देता है, जूते देखो क्या मिट्टी के सने हुए हैं, अपनी चीजें भी नहीं रखना जानता, मैं पागल हूँ, सारे दिन इसकी इसकी वजह से सारे दिन खटती मरती रहती हूँ घर में, और जो है इसको तो कोई चिंता ही नहीं, चाहे कुछ है, बेटा मैं नहीं होती तो तेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। अब वो बच्चा भी सोचता है, पर उधर पिता है, पिता आया और पिता ने कहा, तेरी माँ करती क्या है सारे दिन, ना इस अच्छी तरह से खाना बना के देती है, ना सारे दिन पड़ी सोती रहती है, तेरा ख्याल कौन रखता है, मैं रखता हूँ मैं। और क्या कहते हैं, उधर दोनों अपने बच्चे के सामने अपने अपने स्कोर बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने अपने नंबर बढ़ाने में लग रहे हैं, पर हो क्या रहा है कि बच्चे के मस्तिष्क में दोनों के प्रति आदर भाव नहीं रह गया। तो अगर जो दोनों के नंबर बच्चे के अंदर कट गए और बच्चा ये कहता है अरे हैं क्या, और वो क्या करता है, अपनी बातें उनके साथ शेयर ही नहीं करता, या फिर गंदी पॉलिटिक्स खेलने लगता है, माँ के सामने बाप की, बाप के सामने माँ की बुराई करके उनसे हथियाने की कोशिश करता रहता है, धन की, सामान की, या कोई भी, या ना पढ़ने की, सारी बातें झूठ सच चलता है। अब दूसरी तरफ एक परिवार है कि वो उसका सम्मान कर रहा है, वो इसका सम्मान कर रहा है। जब वो एक दूसरे का, हम पति पत्नी आपस में सम्मान करते हैं, तो बच्चे के अंदर अनायास ही एक परिवार के प्रति आदर की भावना होती है, और वो भली भांति उसको समझता जाता है। बच्चा जो है भली भांति उस बात को समझता है, और उसके प्रति अनायास ही सहज रूप से एक आदर और सम्मान की, अपने माता पिता के प्रति सम्मान की भावना जागृत होती है। अगर पति पत्नी में आपसी तालमेल ना हो, आपसी तालमेल सही हो, तो गरीबी में भी परिवार के जीवन में खुशहाली और शांति बनी रहती है, परंतु और घर जो है स्वर्ग बन जाता है। अब इसके विपरीत ही अगर आप देखिए, क्या होता है कि घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, घर के अंदर सारी चीजें रखी हुई हैं जिसके लिए कि अन्य लोग तरसते हैं, परंतु विचारों में आपस में तालमेल नहीं है, पति पत्नी के विचारों में आपस में तालमेल नहीं है, बात बात पर वो झगड़ते रहते हैं, तो क्या होगा, कहाँ तो पहला वाला घर स्वर्ग था, ये वाला परिवार नरक बन जाता है, और उस स्थिति में बच्चे को रहना पड़ता है। आप सोचिए, आपने छोटी छोटी सी बातों से, छोटी छोटी सी बेवकूफियों से अपने घर की स्थिति खराब कर डाली। देखिए, मन में केवल वही विचार बनाएं, वही केवल वही विचार बनाएं जो आप होते हुए देखना चाहते हैं। उन विचारों को अगर आप अपने होते हुए देखना चाहते हैं, तो क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, जो विचार आज आपके अंदर उत्पन्न हुई है विचार की, तो वो आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि विचार जो है बीज हैं, और उसका जो विचार जो उसकी स्थिति है, तो ये है, उससे उत्पन्न जो घटनाएं होंगी वो फल होंगे। जैसा आप विचार बनाएंगे वैसे ही घटनाएं होंगी, और उसी विचार के रूपी बीज से फल आपकी परिस्थितियां फलीभूत होंगी। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए, स्थिति पर परिस्थिति का
को हावी ना होने दें। एक स्थिति बनी है, आपका परिवार की स्थिति बनी है, परंतु उसमें कहीं कलह हो गई, किसी में किसी तरह की बात हो गई, तो जो परिस्थितियाँ उससे उत्पन्न परिस्थिति बनी, उनको हावी ना होने दें। बहुत ही शांत मन से उस बात को सुनें, अपनी सोच को विकसित करें, अपनी स्थिति को उम, अपनी स्थिति को अपनी स्थिति को भली-भाँति समझें और उसके अनुसार ही उसकी प्रतिक्रियाएँ करें, जिससे कि परिस्थिति दूषित ना हो। अब आप सोचते हैं आप एक घर में रह रहे हैं, तो वही एक परिवार है। देखो, किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक साथ जीना, एक साथ उसको समझना, एक साथ उसकी परवाह करना, वही एक परिवार होता है। तो अगर हम परिवार के एक प्रति सदस्य के प्रति संवेदना की भावना रखते हैं, प्रेम की भावना रखते हैं, सहानुभूति की भावना रखते हैं, उसके सुख और दुःख को भली-भाँति समझते हैं, उसके प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान हेतु तत्पर होते हैं, तभी वो असली में परिवार होता है। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो नेचुरली है कि आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। एक मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने कुछ साल पहले, शायद 6-7 साल पहले, एक टी सीरियल देखा था। उसका नाम था ये मेरी फैमिली। अब वो ये मेरी फैमिली में क्या होता है, अगर आपको कभी देखने के लिए मिली हो या आपने कभी देखी हो, तो उसमें ना मुझे अब बच्चे का नाम याद है, बस एक उसके एक चीज़ याद आती है। वो अपने पिताजी उसके बड़े मोटे-मोटे से होते हैं और सारे दिन घर में वो नई-नई कल्पनाएँ बच्चा सोचता रहता है। तो उसे अपने पिताजी के ऊपर गुस्सा आता रहता है कि मेरे पिताजी ऐसे, मेरे पापा ऐसे हैं, वैसे हैं, ये मोटे हैं, दूसरों के पापा देखो ऐसे हैं, वैसे हैं। एक बार क्या होता है कि उसके बड़े भाई का क्रिकेट का मैच होता है। वो उसको कहते हैं क्रिकेट के देखने के लिए कि क्रिकेट के मैच में उसको भेजते हैं। तो एक दूसरे मोहल्ले के बच्चे होते हैं, एक दूसरे और ये दूसरे मोहल्ले का। इसमें उसको भेजा जाता है कि तू खेल। अब जब वो खेलने के लिए जाता है, तो उसके पापा भी देखने के लिए जाते हैं, भाई भी देखने जाता है। तो उसमें जब उसका बेटा खेलने लगता है, तो दूसरी जो टीम है, उसको खेलने नहीं देती ढंग से, हैं? और हर बार उसके कोई रन बनाने ही नहीं देती। तो इतने में उसके पिताजी कहते हैं, उसके जो पापा हैं, बच्चे के पापा, जो कहते हैं, "ज़रा अच्छा मुझे दिखाना।" तो सब हँसते हैं, "क्या ये मोटे से ऐसे ही ये क्या खेलेंगे? वैसे पता नहीं पापा तो मेरी बेइज़्ज़ती करा देंगे हम सारे लड़कों के सामने।" ऐसे करके उसके अंदर फीलिंग आती है कि इनको तो मैं पता नहीं पापा के दिमाग को भी क्या हो जाता है, ऐसे करके बच्चा सोच रहा है। पर जैसे ही पापा मैदान में पहुँचते हैं, पहली बार बैट उठाते हैं, एकदम से सिक्सर लगता है, सिक्स लगता है। और उसके बाद तो उन्होंने 3-4 धड़ाधड़ सिक्स लगा दिए। अब क्या होता है, उस बच्चे के अंदर अपने पापा के प्रति इतना आदर आता है, इतना आदर आता है, कहते मेरे पापा तो वर्ल्ड बेस्ट पापा हैं, वर्ल्ड में बेस्ट पापा केवल मेरे पापा हैं। तो क्या हुआ कि उस पिता के माध्यम से, उसकी स्किल को देख कर के, उसके पिता के माध्यम से उस बच्चे के अंदर अपने पिता के प्रति आदर की भावना हो गई। खैर, ये तो सीरियल की बात हुई। अगर आप देखते हैं कि आपके अंदर इतनी सारी योग्यताएँ हैं, कार्य करने की प्रणाली आपकी अच्छी है, आपकी माता की, उसकी माँ की भी, आपके पिता की भी, तो बच्चा हमेशा आदर में गौरवान्वित महसूस करता है और आपके आपके घर का वातावरण एक आदरपूर्ण होता है। उसके विपरीत यदि आप में कुछ नहीं आता, आप सारे दिन बोलते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, माँ भी बाप भी, तो बच्चा क्या आदर कर पाएगा? बच्चा तो आदर नहीं करेगा। बच्चा तो परिवार में जब आपके गुणों को देखता है, आपकी स्किल्स का, आपकी क्षमताओं को देखता है, उसके माध्यम से ही वो आदर करना प्रारंभ कर देता है। अब क्या होता है, आपको अपनी आदर बनाना पड़ेगा। एक तालाब एक ही होता है, एक तालाब एक ही होता है, उसमें से हंस मोती चुग लेता है और बगुला मछली को लेता है। आप देखिए कि आपका परिवार भी एक तालाब की तरह से है, तो केवल सोच का ही फ़र्क है।
है, सोच का ही फ़र्क है। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। अगर आपने अपनी सोच के प्रति एक आदर युक्त भावना बनाए रखी है, एक अच्छी सोच का निर्माण आपने घर में कर रखा है, तो आपके बच्चे उसमें से मोती चुन लेंगे। और नहीं तो अगर आपने सोच को ठीक तरह से नहीं किया है, अपने परिवार को भली-भाँति सोच से व्यवस्थित नहीं किया है, तो बच्चे बगुले बनकर दुर्गंध युक्त मछली चुगते रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी सोच के प्रति आदर रखिए। इस सोच को ही अपने परिवार के अंदर व्यवस्थित करिए। अपनी सोच के जो है सकारात्मक सोच का निर्माण करिए और उपयोगी सोच का निर्माण करिए। उससे क्या होगा कि आपका बच्चा स्वयं में व्यवस्थित होगा। अब आप बच्चे से कई बार गलतियाँ हो भी जाती हैं? बच्चा आकर के आपसे बातें कर रहा है, तो आपने क्या किया कि अपने में आप लीन हैं। आपने एकदम कहा कि हाँ, ठीक है, वो खा लिया था? हाँ, बच्चे ने भी हाँ किया, उसने भी ना, मतलब आप जो है कई बार क्लोज़ एंडेड बातें कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, बच्चे के साथ हमेशा ओपन एंडेड बात करिए। हाँ, कैसे हुआ? ये क्या हुआ? उससे मतलब आप बच्चे को ज स परत पर दर परत खोलिए, जिससे कि आप उसको समझ सकें और बच्चा आपको समझ सके। उसके साथ-साथ आप उसको ये मत कोशिश करिए कि मैं इस पर एक निर्णय थोप दूँ, निर्णय मत थोपिए। आप उसकी बात को सुनिए, जिससे कि बच्चा सिर्फ़ चाहता है कि मुझसे सुना जाए, मुझे बताया ना जाए, बस मेरा सुना जाए। तो आप हमेशा ओपन एंडेड रखिए, क्लोज़ एंडेड नहीं कि केवल हाँ या ना ये सब है। आप अपनी भी बताइए, उसकी भी सुनिए। और ज़्यादातर आप ना वक्ता बनने की कोशिश मत करिए, उपदेशक मत बनिए। बच्चे को उपदेश बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अभी जब मेरे बच्चे भी जब छोटे होते थे, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था कि उपदेश देते रहें। तो मैंने फिर अपने को सँभाला। ये सारे अनुभवों से बातें आती हैं कि उपदेशों के माध्यम से बच्चा कभी नहीं, जब आप बोलते रहते हैं हम ऐसे थे, हम ये करते थे, हमने तुमसे इतना भी नहीं होता, तेरी उम्र में मैं ये करता था। ऐसे ही तो कई बार, एक बार मैंने सुना कि खैर इस बात को हम आगे बताएँगे कि जो है आप थोड़ा श्रोता बनने की कोशिश करिए कि बच्चे के ढंग से सुनते रहिए, ढंग से सुनिए और बच्चे के बॉस मत बनिए। कि तू ये कर, तू ये रख, इसको ऐसा कर, वैसा कर, हैं? और आप बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं तो बाप हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं क्यों करूँगी? करेगा तो ये करेगी या ये करेगा, मैं क्यों करूँ? तो जब वो बॉस वाली चीज़ है, वो बच्चे को पिंच होती रहती है, वो कह नहीं पा रहा क्योंकि आप उसके माँ-बाप हैं। आपने ज़बरदस्ती आदर जो है बच्चे के माध्यम से आदर छीन रखा है। परंतु वास्तव में बच्चे के अंदर आपके प्रति आदर नहीं है। वो एक भय के साथ, एक ताड़ना के कारण वो जो है आपके का काम कर रहा है। जब आपका काम कर रहा है तो उसके अंदर ये फीलिंग हो रही है कि ये जो है ना, इनको तो मैं ठीक करूँगा, ज़रा बड़ा तो हो जाऊँ, अभी तो मैं इन्हीं के ऊपर निर्भर हूँ, तो आगे चल के देखना मैं क्या करता हूँ। तो उसके अंदर जो है वो जो धारणाएँ हैं, उसकी उस तरह की परिपक्व होती हैं, परंतु दूसरी ओर जब आप बॉस ना होकर रोल मॉडल बने, आओ बच्चों चलो आज ये बनाते हैं, मम्मी ने कहा चलो आज ये बनाते हैं और सारे बच्चों को किचन में लगा लिया, आज यहाँ की सफाई करते हैं, बच्चों को अपने आप लगा लिया और वो जो है सबने मिल करके काम करा और सब जरा सी देर में काम हो गया, ना माँ को ज्यादा थकान हुई ना बच्चों को हुई, बच्चे भी उसके बाद अपने काम के लिए तैयार हैं और माँ भी अपना आराम से कर रही है। तो जब आप रोल मॉडल बनते हैं तो आप अपने आप से क्या करते हैं कि अपने आप से जब रोल मॉडल बनते हैं तो आपके घर में एक सुख शांति की प्रतीति होने लगती है और बॉस बन के आप हमेशा बेकार होते हैं। तो आप बॉस बन के आदर नहीं ले सकते, आप रोल मॉडल बन के आदर लेते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कुछ ना कुछ कठिनाइयां आ भी जाती हैं, बच्चे के साथ परिस्थिति होती है। अब बच्चा आकर बड़ा है तो आपने ये नहीं किया कि बच्चे को के ऊपर आप जो है झड़ी लगा दी, तू ऐसा ही है, तू तो ये करता है, वहां पर ये करी आया, अब देख क्या होगा। ये
पर आपने अगर ध्यान से सुनी, उससे गलती हुई है, मान लीजिए भई उसको गलती हो सकती, क्यों नहीं हो सकती गलती? गलती तो आपसे भी हुई थी, कोई ऐसा थोड़ी है। तो अगर आपने आदर कैसे प्राप्त किया उसके माध्यम से? आपने उसकी बातों को माता ने भी, पिता ने भी बहुत ढंग से सुना। तो फिर बाद में उसकी सारी बातें विस्तार से सुनी और समझा कि कहाँ पर क्या गलती हुई। फिर उसके बाद उसे कहा लास्ट में सारी बातें सुनकर कि ठीक है, गलती तो हुई है बेटा, पर चलो बहुत ही उसका जो एंड करें, बहुत ही पॉजिटिविटी से के साथ करें। ये नहीं कि ओ तू तो है ही ऐसा, तू तो पता नहीं पैदा भी क्यों हो गया, मेरे ही घर मिला था या कुछ है, तुम तो हमेशा यही सब मेरी नाक खाओगे। ऐसे ना करके बल्कि कहा कि बेटा गलती तो हुई है, पर चलो इसके बारे में सोचते हैं, डोंट वरी, ज़्यादा परेशान मत हो और चलो इसके बारे में सोचते हैं, मिलकर बैठते हैं और कोई ना कोई तो सॉल्यूशन इसका निकल ही जाएगा। अब चिंता मत करिए। तो क्या हुआ, एकदम बच्चे के हृदय में आपके प्रति, दोनों माता-पिता के प्रति एक आदर की भावना आ गई और उसको एक अंदर से वो स्वयं को सक्षम समझने लगा कि मेरे माता-पिता हैं तो मुझे क्या डर है। तो जैसा-जैसा माता-पिता कहते चले जाते हैं, वैसा का वैसा वो करने लगता है। तो उससे क्या हुआ कि आपने उसके अंदर आदर के बीज बो दिए। अपने समझ के बीज बो दिए और वो भी आगे चलकर जब बड़ा होगा, जब वो माता-पिता बनेगा, तो अपने बच्चों को जानने समझने की कोशिश करेगा और जब जानने समझने की कोशिश करेगा, तो अनायास ही आपने एक भावी अभिभावक के बीज उसके अंदर पोषित कर दिए। अब अब एक चीज़ और है, यहाँ तो सोच के प्रति आदर की बात हो रही थी। अब मैं बात करती हूँ कि बच्चे के अंदर काम के प्रति भी आदर जगाने की कोशिश करिए कि जो वो काम कर रहा है उसके अंदर उसके प्रति आदर होना चाहिए। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे खाली बर्तन नहीं होते कि उसमें जो चाहें आप जानकारियाँ ठूसते चले जाएँ, डालते चले जाएँ, डालते चले जाएँ। खाली बर्तन नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक दिया और बाती है। तेल से भरी हुई, दिए के अंदर भरी हुई, तेल से भरी हुई बाती हैं। अब आपने उसमें झट से लाइट लगाई, उसको जलाया और उसने सारे में प्रकाश कर दिया। तो वो एक ऐसे तेल से बाती से भरे हुए दीपक है कि एक बार जलाने की आवश्यकता है, फिर वो सारी जगह प्रकाश बिखेरते चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि उनको काम तो समझा देते हैं, ये कर, वो कर, ये कर, पर उनके साथ हम खड़कर काम नहीं करते। जब हम साथ होकर करते हैं तो एक बार अगर हम करते हैं उसके साथ, आगे वो अपने आप करने लगता है और वो एक नया ज्ञान सीख जाता है। तो क्या होता है, इसके माध्यम से हमने एक उसके अंदर वो प्रतीति जगा दी, एक विश्वास जगा दिया कि कौन-सा काम ऐसा है कि हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमने सिर्फ उसको एक समझ पैदा की, उसके साथ खड़े होकर के एक समझ पैदा की और वो स्वतः ही आपने एक अनायास ही उसके मन में एक आदर की भावना जगा दी। एक मुझे बहुत पहले का एक किस्सा याद आता है कि एक परिवार था, उस घर में कोई नौकर भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, सब लोग मिल-जुल कर ही आपस में काम किया करते थे। तो जो घर की एक बुजुर्ग महिला थी, तो वो घर की जो वो मुखिया थी। अब जब जैसे रात के समय में जैसे सब लोगों ने भोजन कर लिया, उसके बाद वो एक बाउल थी खाली, उसमें एक पर्चियाँ डालती थी कुछ। जब वो पर्चियाँ डालती थी, तो जब सब भोजन कर चुके होते थे, रात्रि भोजन करते थे, उसमें से एक-एक पर्ची उठाते चले जाते थे घर के जितने सदस्य थे। चाहे वो माँ है, पिता है, बच्चे जो बच्चे हैं, जैसे उसमें पर्ची खोलते थे, उसमें से निकलता था बर्तन साफ करना। हुँ? तो जिसके हाथ में वो पर्ची आई, उसका काम हुआ बर्तन साफ करना। दूसरी पर्ची उसमें लगा डाइनिंग टेबल साफ करना, वह दूसरे ने डाइनिंग टेबल साफ कर दी। तीसरे से कहा गया बेडशीट बेड तैयार करना, बेडिंग तैयार करना, सोने के लिए तैयारी करना, तो उसने वो कर दिया। किसी के कहीं बिखरा हुआ है, तो है कपड़ों को सँभाल कर रखना। इस तरह के मतलब सारे काम तो नहीं गिनाए जा सकते, इस तरह के काम थे। अरे 10 मिनट में व्यवस्थित हो जाता था। तो क्या हुआ, उस बुजुर्ग महिला ने एक तरीके से उस काम के प्रति आदर की भावना उनको जगा दी। हमेशा ध्यान रखिए, पहचान से मेला कम थोड़े समय के लिए होता है, पर काम
काम से मिली पहचान उम्र भर तक के लिए होती है। के अंदर काम के प्रति आदर जगा देते हैं, बच्चे के अंदर काम के प्रति विश्वास जगाते हैं कि मेहनत के माध्यम से ही हमें कुछ उपलब्धि है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। जब हम बच्चों के अंदर ऐसी सोच विकसित कर देते हैं, उसके प्रति आदर की भावना जगा देते हैं, तो बच्चा स्वतः ही एक विकसित सुव्यवस्थित नागरिक को बन जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं, भाग्यवादी बच्चे को बना देते हैं। अरे नहीं, उसे तो उसने जो पुराना वो था ना, वो तो हमसे वैसे चिढ़ते हैं। अरे उसने हमारे ऊपर नजर लगा दी होगी, या उसने हमारे साथ, वो तो कभी हमारे लिए अच्छा ही नहीं सोच सकते। या बच्चा बीमार पड़ा, उस पर झाड़ फूंक कर रहे हैं, पर उसने कोई भी वैज्ञानिक सोच उनको नहीं दी, बल्कि उसको अकर्मण्य बना दिया। अरे जितना भाग्य में है, घर में बैठे बैठे हम करते रहते हैं, अरे जितना भाग्य में है उतना ही तो मिलेगा, क्या करें। वो कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, ये पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगर ऐसी समझ विकसित कर दी, ऐसी सोच आपने बच्चे के अंदर विकसित कर दी, तो बच्चा तो निष्क्रिय हो गया, व्यर्थ हो गया। क्यों इस संसार में आया है? अगर आप काम कर रहे थे तभी तो आप अपने परिवार को पाल रहे हैं। अगर आपने बच्चे के अंदर ये भाग्यवादिता विकसित कर दी, तो बच्चा आपका व्यर्थ ही हो जाएगा, उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। देखिए, हमेशा एक याद है, क्यों हथेली की लकीरों से आगे हैं उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से आगे हैं उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत को रखा है। कि ईश्वर ने भी क्यों इसलिए उंगलियों को आगे, क्योंकि उंगलियों से हम काम करते हैं। तो भाग्य बाद में आता है, हथेली की जो रेखाएं हैं वो बाद में आती है, पहले उंगलियां आती हैं। जब आप मेहनत करते हैं, आपका भाग्य विकसित होता चला जाता है। अगर आप उसे काम के प्रति आदर की भावना उसके अंदर भर देंगे, तभी वह कार्य कर पाएगा। इसलिए उसके अंदर भाग्यवादिता की सोच को न बनाए, उसके अंदर काम के प्रति आदर की भावनाएं बना दें। एक आप लोगों को वैसे भी मैं बताती जा रही हूँ, बच्चे के अंदर एक प्राकृतिक वातावरण के प्रति भी आदर की भावना होनी चाहिए। जीवों के प्रति भी एक आदर की भावना होनी चाहिए। एक, शायद आप लोगों ने कालिदास का विरचित बहुत प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उस अभिज्ञान शाकुंतलम में जब शकुंतला दुष्यंत के घर जाती होती है, तो एक एक पेड़ से, एक एक पत्ते से गले मिल करके जाती है। वहाँ के मृग शावक, छोटा सा मृग का बच्चा भी उसके पल्लू पकड़कर खींचता है और अपने दुख को करता है। उसकी बूंदों के माध्यम से कण्व ऋषि कहते हैं कि देखो ये सब आंसू बहा रहे हैं। यानी पेड़ पौधों में भी वो संवेदनशीलता दिखाई जाती है। जब आप अपने बच्चों को से छोटे छोटे पौधों को रोपण कराते हैं, सिंचित कराते हैं, तो वो अपने आप जब भी पल्लवित पुष्पित होता है वृक्ष या पौधा, तो आपका बच्चा प्रसन्न हो जाता है, एक संवेदनशील होता है, उस पौधे के प्रति आदर करता है। अगर आप उसके बोए हुए पौधे के प्रति जरा भी एक छू भी देते हैं, तो उसके अंदर बहुत तिलमिलाहट होती है, बहुत ही आक्रोश आता है। क्यों? क्योंकि वो उस पौधे का के प्रति आदर की भावना रखता है। जब वो उस पौधे के प्रति आदर की भावना रखता है, तो प्रसन्न हो जाता है, और वो पौधा भी प्रसन्न होता है। आपने शायद जगदीश चंद्र बसु का भी कहा होगा कि उन्होंने ये प्रयोग किया था कि पौधों में भी संवेदनशीलता होती है, सुख दुख का अनुभव वो करते हैं। जब हम पौधों को प्यार से निहारते हैं, पौधों को बहुत बहुत प्रेम से निहारते हैं, उनको प्यार से उसको सहलाते हैं, प्यार से उनको जल सिंचन करते हैं, तो पौधा पुष्पित पल्लवित होता है। जब हम उन्हें आक्रोश से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं, तो वो पौधा भी कहते हैं वो पीला पड़ने लगता है। तो जब अब इसी पौधों के प्रति जब आदर करते हैं, तो बच्चे के अंदर संयम की, त्याग की, धैर्य की, आज्ञाकारिता की, और जो है सब
प्रकृति के प्रति एक आदर की भावना उसके अंदर पैदा होती चली जाती है। ऐसे जीवों के प्रति आपके घर में पेट पला हुआ है, भैंस है, गाय है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़िया है, इन सबको जब बच्चा जो है उनका पोषण करता है, उनको दाना डालता है, उनके लिए पानी रखता है, उनको सहलाता है, तो उसके अंदर उसके प्रति आदर की भावना आती है। जब आदर की भावना आती है, तो संपूर्ण सृष्टि को बहुत ही प्यार और आदर से देखने लगता है। अब क्या है, इसके माध्यम से आपने एक वातावरण के प्रति जब आदर पैदा कर दिया, तो नेचुरली आपके बच्चे के अंदर इतने विशिष्ट गुणों के का समावेश हो गया। अब बच्चे के साथ साथ एक चीज और है कि जो उपभोग करने वाली वस्तुएं हैं, अगर वो उनका भी आदर करता है, तो उसका जीवन बड़ा सुव्यवस्थित हो जाता है। तो जैसे बच्चे जो है अपने कपड़ों को बहुत प्यार से रखे, आदर से रखे, देखभाल करे, अपने खिलौनों को प्यार से, आदर से रखे और अपनी पाठ्य पुस्तकों को रखे, अपने वस्तुओं को जो भी उससे प्रयोग करने वाली हैं, अगर आप उसको उन वस्तुओं के प्रति आदर दिखाती हैं, तो आपका बच्चा बहुत ही सुव्यवस्थित बन सकता है। अब एक बार मुझे याद आता है कि एक स्कूल था, तो उस स्कूल के जो के में एडमिशन कराने के लिए, प्रवेश कराने के लिए सब लोग लालायित होते थे कि मेरा बच्चा इसमें एडमिट हो जाए, मेरा बच्चा एडमिट हो जाए। वहाँ पर बहुत अच्छा सहज रूप से पढ़ाई होती थी, सहज रूप से अनुशासन दिया जाता था, बच्चा एक बहुत अच्छी तरह से निकलता था, उस मतलब उसका एक विशिष्ट स्थान था उस जिले में। अब उस विद्यालय में एक बार मेरी एक जान पहचान की थी, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, मैं भी अपनी बच्ची को उस विद्यालय में डालना चाह रही हूँ। मैंने अप्लाई तो किया है, पर बाकी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ना तो मैं एक प्रतिष्ठित हूँ, ना मैं एक अधिक धनी हूँ, और ना ही मैं उस तरह से जो धनाढ्य लोग करते हैं उस तरह के कर सकती हूँ। पर मैंने अप्लाई तो कर दिया है, अब देखते हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि मेरी बच्ची का एडमिशन वहाँ होगा। खैर, जिस दिन प्रवेश तिथि थी, वो भी वहाँ पर गई हुई थी। तो उन्होंने सब लोग जा रहे थे और प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलते थे और बुझे हुए चेहरे से लेकर के बाहर आ जाते थे। जब बाहर आते थे तो उसमें जो वो स्त्री थी, वो अपनी बच्ची को लेकर के प्रिंसिपल ऑफिस में गई। जब उसका नाम बुलाया गया, तो उसने धीरे से नॉक किया और पूछा, मैं आई कम इन? तो उन्होंने, प्रिंसिपल ने उससे कहा, वो धीरे से बहुत शांत भाव से गई, और फिर प्रिंसिपल ने जब कहा कि आप आसन ग्रहण कीजिए, सिट हियर प्लीज, तो जो है वो बच्ची भी बहुत प्यार से बैठी, बहुत आराम से उस पर बैठी, और धीरे से उसने कुर्सी खिसकाई, उस पर आराम से बैठी, बच्ची भी बैठी। और फिर छोटी छोटी सी बातें प्रिंसिपल ने माता से भी पूछी और बच्ची पूछी, क्योंकि बच्ची शुरू से तो पढ़ी ही नहीं थी। उसने सीधे साधे, बेटा आप कहाँ खेलती हो, कहाँ पर चीजें रखती हो, कहाँ है? तो उसने एक बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर अपनी बातों का वर्णन किया, अपनी वस्तुओं का वर्णन किया कि मेरी खेल की वस्तुएं वहाँ रखी जाती हैं, मेरी ये चीज़ें यहाँ रखती हैं, मेरी मम्मी मुझे इस समय खाना खिलाती हैं, मेरी मम्मी मुझे इस समय नहलाती हैं। वो इतने व्यवस्थित ढंग से उस बच्ची ने और उसकी माँ ने उसका वर्णन कर दिया। हैं? उसके बाद वो वहाँ से उठी और अपनी चेयर को बिल्कुल जैसे वहाँ रखी उसी ढंग से उन्होंने रखा, बच्ची ने भी और माँ ने भी, और धीरे से शांत भाव से वो निकल गई। कुछ दिन बाद मेरे पास फोन आता है उस महिला का कि सुनिए, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बच्ची का एडमिशन हो गया वहाँ पर। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये तो बिल्कुल, पर मैंने उनको बधाई दी और मैं खुश हुई। कुछ दिनों बाद वही प्रिंसिपल मुझे किसी कारण से मिले, तो मैंने उनको के सामने प्रसन्नता जाहिर की कि अरे देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो जो मेरी जान पहचान की महिला थी, मेरी जो जान पहचान की महिला थी, वो तो सोच भी नहीं पा रही थी, उनके लिए तो ये बहुत ही अकल्पनीय बात उनके लिए सिद्ध हुई है कि वो इस विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करा पाएंगे। तो उन्होंने एकदम, उस प्रिंसिपल ने एकदम पहचान लिया, कहीं आप उनकी तो बात नहीं कर रही? तो उन्होंने कहा
कि हाँ, हाँ, मैं उनके क्या आपको याद है? उनके याद कैसे नहीं होता? उन्होंने अपनी बच्ची के अंदर इतने अच्छे संस्कार डाले हैं कि वो बच्ची, मैंने छोटी-सी बातें उससे पूछी थी, अपनी सभी वस्तुओं को किस तरह से रखती थी, उसका आने का ढंग, बैठने का ढंग, वो सब मेरे हृदय में घर कर गया और मैंने समझ लिया कि इस बच्ची को इतने अच्छे संस्कार मिले हैं, तो ऐसे ही बच्ची की, ऐसे ही विद्यार्थियों की हमारे विद्यालय को आवश्यकता है, क्योंकि यही विद्यालय के स्तर को बहुत ही उपयोगी बना सकते हैं। अब तो ये बात सुनकर मुझे भी आश्चर्य हुआ। तो मैं कहती हूँ, जब बच्चा अपनी उपभोग करने वाली वस्तुओं को भली-भाँति रखता है, तो वो आगे चल कर के भी एक बहुत अच्छा नागरिक बन जाता है। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ जिसके प्रति में बड़ी, सबके अंदर बड़ी-बड़ी भ्रांतियाँ हैं। हम क्या करते हैं घर में, बच्चे के सामने धनिकों के प्रति, जो लोग पैसे वाले होते हैं, उनके प्रति एक बड़ी अजीब-सी बातें बच्चों के मन में डाल देते हैं। जैसे कि धनिक लोग जो हैं बहुत ही क्रूर होते हैं, बहुत ही कंजूस होते हैं, बहुत ही संवेदनहीन होते हैं। तो बच्चा क्या है, उन्हीं बातों को लेकर के आगे अपने भविष्य में करता है। और जब उसे धनोपार्जन की आवश्यकता होती है, तो वो उन बातों को ध्यान में रख कर के उस धन के प्रति उपेक्षित हो जाता है। देखिए, आपने कभी ध्यान दिया, जब आदमी धन उपार्जन करता है, तो कितनी कठिनाइयों से, कितनी संयम से, कितने अनुशासन से उसके प्रति कार्य करता है। परंतु हम क्या करते हैं कि बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावनाएँ भर देते हैं। तो हमें धन के प्रति भी बच्चों को आदर करना सिखाना चाहिए। अब बच्चा जब पैसे के लिए करता है, तो हम क्या करते हैं, घर में पैसे को प्रमुखता देते हैं। हैं? जैसे ही बच्चा अपनी आवश्यकताओं के प्रति माँगता है, तो क्या, अरे! पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? या जब कमाओगे तब जानेंगे, या पैसे, अब जब बच्चे को इस तरह से कहा जाता है, तो बच्चा सोचता है कि अगर जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, तब बताऊँगा कि पैसे ये किस तरह से पैसे के करते हैं। अरे! उसे समझाओ, पैसे पेड़ पर नहीं उग सकते, हम एक ड्राई फ्रूट का पेड़ तो उगा सकते हैं जिससे हम धन कमा सकते हैं। हैं? पेड़ पर तो नहीं उगते, परंतु यदि हम उसके प्रति एक दिशा निर्धारित कर लें, तो एक सहज भाव से, ढंग से, एक अच्छी उचित प्रकार से अगर हम धन का उपार्जन करना सीख लें, तो क्या बच्चे का भविष्य स्पष्ट नहीं हो जाएगा? क्योंकि धन की आवश्यकता तो है, तो हम धन के प्रति बच्चों के अंदर ऐसा क्यों कर दें? तो हमें चाहिए कि हम बच्चे को धन के प्रति आदर करना भी सिखाएँ। उसको जो है पॉकेट मनी ज़रूर दें, और जब पॉकेट मनी दें, तो उसे बताएँ भी, इस धन को किस प्रकार से खर्च करना है। तो उसके अंदर उस धन के प्रति आदर भाव पैदा होता चला जाएगा। जब हम उस बच्चे को धन के प्रति उसकी प्लानिंग को पूछें और उससे बातें करें कि क्या इस धन को हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें से किस तरह से बचा सकते हैं, तो बच्चा अपनी राय देगा और आप उसमें एक अच्छे सफल व्यवसायी का रूप देखेंगे। आप देखेंगे जितने बड़े-बड़े धनी पूंजीपति हुए हैं, वो कोई ऐसा तो नहीं है कि सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच मुँह में लेकर पैदा हुए। उन्होंने मेहनत की, तभी तो आगे चलकर ये पहुँचे। तो हमें अपने बच्चों के अंदर धन की उपेक्षा नहीं, धन का आदर करना सिखाना होगा और उन्हें समझाना भी होगा, अगर उनके पास फ्री टाइम है, तो किस तरह से धन कमाया जा सकता है। जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी, शायद 50 साल पहले की भी बात होगी ये, तो हमारे घर के पास एक परिवार रहता था। उसमें उनके बच्चों के पिता का साया उठ चुका था। माँ छोटा-मोटा काम करती थी, उनके बच्चे पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, परंतु घर में बैठ के कागज़ के लिफाफे बनाया करते थे और उन्हें बेच कर आते थे। उनका समय का उपयोगिता होती थी। आज वो बच्चे बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच गए हैं, पर उन्होंने धन की और समय की उपयोगिता जानी और उसके माध्यम से वो आगे तक बढ़ चुके। तो हमें बच्चों के प्रति ये भावना नहीं डालनी चाहिए कि धन जो है, धनिक व्यक्ति क्रूअल होते हैं, संवेदनहीन होते हैं, या फिर वो किसी के विषय में सोचते नहीं। ऐसा नहीं है, धन कमाने वाले भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। पर धन को हम पूरा महत्व ना दें, बच्चे के व्यवहार को और व्यवहार के प्रति हम अधिक आदर दें।
तो ये बातें हम लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें बच्चे के अंदर स्वयं के प्रति आदर करना भी सिखाना चाहिए। अब कई बार क्या करते हैं, हम नेगेटिव लेबल थोप देते हैं बच्चे के अंदर, तू तो गधा है, तू तो बेवकूफ है, तुझे कुछ नहीं आता। औरों के बच्चों को देख ले, वो कितना कुछ करते हैं, तू तो कहीं नहीं कर सकता। उससे क्या हुआ, बच्चे के अंदर अपने प्रति हीन भावना आ गई, अपने अंदर आदर करना उसने छोड़ दिया। जब उसके अंदर आदर की भावना खत्म हो गई, तो वो जो है स्वयं को उपेक्षित समझने लगा और कार्य को करने से करने से डरने लगा। कभी देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करें, विश्वास नहीं करें, क्योंकि हर चीज के तीन पहलू होते हैं। एक बच्चे बच्चे का पहलू, एक आपका स्वयं का पहलू, और एक सच। हमेशा सच को जानने की कोशिश करें, उसके माध्यम से आप बच्चे के प्रति कोई कार्यवाही करें। आप बिना बात उसको ना मारें, ना डांटें, कोई उसने कार्य किया है, उसकी कोई कृति है, उसकी उपेक्षा ना करें। तो बच्चे के अंदर जब स्वयं के प्रति आदर होगा, तो वो हमेशा हमेशा एक सुव्यवस्थित हो पाएगा। देखिए, बड़ों से बातचीत हमें तमीज़ सिखाती है, हमारी तमीज़ को बताती है। जब हम बड़ों से बात करते हैं कि हम कितने तमीज़दार हैं। जब हम बच्चों से बात करते हैं जिस ढंग से, वो हमारी परवरिश को बताती है। और इसलिए अपने बच्चों के प्रति व्यवहार में शब्दों की ताकत डालें। आवाज़ को ऊँची ना करें, क्योंकि बारिश से ही फूल पैदा होते हैं, बाढ़ से हमेशा सर्वनाश ही हुआ करता है। तहस-नहस ही फूल होती हैं, इसलिए ज़्यादा चीखें नहीं, चिल्लाएँ नहीं, उनके प्रति नेगेटिव लेवल ना बनाएँ। और कम्युनिकेशन आप हमेशा अच्छा-सा बनाएँ। एक सबसे बड़ी कमी होती है कि बच्चा हमसे कुछ कहना चाह रहा है, हम उसे कहने ही नहीं देते। बच्चा, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बच्चा बहुत उपयोगी बात करेगा। बच्चे को खुलने तो दीजिए, उसके विषय में बताते तो चले जाइए, उसको समझाइए। तो जब हम इस तरह से करते हैं, तभी हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत विस्तार होता जा रहा है, बातें बहुत सारी हैं, पर यहीं पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने जा रही हूँ। हमेशा ये कहूँगी कि परिवार के साथ और इसके साथ-साथ रीडिंग स्किल को भी डेवलप कीजिए। रीडिंग जो है बच्चे की समझ को विकसित करती है, उसके दृष्टिकोण स्पष्ट करती है। तो इसलिए स्वयं भी पढ़ें और बच्चों के साथ भी पढ़ाएँ। और जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, तभी बच्चा जब आप अपनी पत्नी के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, पति-पत्नी की तरह, तभी आपका बच्चा या बच्ची नारी के प्रति सम्मान कर पाएगा, वो भी पुरुष के प्रति सम्मान कर पाएगी। और बच्चे को अपना बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। आपको कुछ मैजिक वर्ड का भी प्रयोग करना पड़ेगा आदर जताने के लिए, जैसे सॉरी, थैंक यू, आई एम हाइली ऑब्लाइज्ड। ऐसे करके जब आप बातों को अपने मैजिक वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आपके घर परिवार के अंदर आदर की प्रतिष्ठा नहीं होगी। आप बहुत सम्मानित व्यक्ति बनेंगे और अच्छी प्रकार से कार्य कर पाएँगे। देखिए, परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जहाँ हमें सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। और कल हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस के लिए, अपेक्षाओं के लिए, कि हम बच्चों से क्या अपेक्षाएँ करें। और इसके साथ ही अगर आप भी कोई सुझाव जो हम नहीं बता पाए हैं आदर से संबंधित, तो सहर्ष स्वागत है। आप उसको बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डालिए, और और यहाँ आकर भी आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।